हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं चैनल पे। आज हम थर्ड पार्ट इसका करने वाले हैं। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, आज हम बात करेंगे डेनियल सेल के बारे में। हम कैसे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या होता है डेनियल सेल, वहीं से स्टार्ट करते हैं। डेनियल सेल कहीं कहीं पर स्पेलिंग ये भी होती है, तो एक ही बात है। डेनियल सेल होता क्या है, देखो है तो ये गैल्वेनिक सेल ही एक टाइप का, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस होता है जो हमारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं। गैल्वेनिक सेल में हम कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, और भी मेटल इलेक्ट्रोड्स हो सकती हैं हमारी, लेकिन डेनियल सेल में स्पेसिफिकली हमारी 2 मेटल्स यूज होती हैं, जिंक और कॉपर, ठीक है। तो यहां पर जो हम इसका सेटअप लगाते हैं, इसमें जो ये एनोड होती है ना, वो जिंक मेटल की होती है, ठीक है। जिंक मेटल एनोड। और यहां पर जो कैथोड होती है वो कॉपर की होती है, कॉपर की कैथोड। और जहां ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो भी इनके सेम मेटल का ही होता है, यानी कि ZnSO4, जिंक सल्फेट एंड CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है। बाकी इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा के इसको रेडी कर दिया हमने, ये, ठीक है। तो बस ये है डेनियल सेल, जो कि हमारा एक गैल्वेनिक सेल ही है। तो गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी, एनोड पर होता है नेगेटिव और कैथोड पर होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर ये चीज फिक्स है कि जिंक एनोड पे जिंक ही मेटल ली जाएगी, कैथोड हमारे कॉपर मेटल का ही होगा, ये चीज फिक्स है। ये चीज फिक्स क्यों है, ऐसा हमने क्यों किया कि कॉपर पे ये लिया, जिंक पे ये लिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। बस इसको एक बार देख लो थोड़ा सा, उसके बाद हम वही आएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, इसको क्यों लिया हमने ऐसे। तो यहां पर देखते हैं हम कैसे हम इस डेनियल सेल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक में। अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने डिफरेंस बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। साइन चेंज हो जाते हैं। एनोड अगर यहाँ पर नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, तो वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में डिफरेंस आता है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इस साइड हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, एनोड टू कैथोड होता है। आयंस का मूवमेंट ऑपोजिट होता है हमेशा, तो उसको हम इस तरफ करेंगे। तो ये हमारा अभी तो ऐसे हो रहा है, अब हमें इसको चेंज करना है इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो कैसे हम इसके साइन चेंज करें, फिर ये इलेक्ट्रॉन उधर से मूव करेंगे और आयंस उसके ऑपोजिट, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 1.1 वोल्ट, ये हमने मान लिया। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये किसी सिंगल चार्ज की एनर्जी की बात हो रही है। सिंगल चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब लेके जा रहे हैं तो उसमें कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, जो पहले वाली वीडियोस हैं उनमें पूरा डिस्कस किया हुआ है क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हुआ, 1.1 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। जहां पर 1.1 वोल्ट है और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारे जिंक और कॉपर हैं, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो 1 यूनिट है। इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो 1 यूनिट है, ठीक है। जिंक कॉपर आयंस की Zn+2 और कॉपर+2, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो हमारी 1 यूनिट है। अब एक हमारे पास है ई एक्सटर्नल, मतलब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ इतना है 1.1 वोल्ट, ठीक है। अभी हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल ले रहे हैं, अगर हम वो लें और वो 1.1 वोल्ट से कम लें, ये फर्स्ट केस है जिसमें हम इसको कम ले रहे हैं। एक्सटर्नल पोटेंशियल हम कोई भी यहां पर यूज कर रहे हैं, अगर 1.1 वोल्ट से कम है तो क्या होगा, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, रिएक्शन जैसी है ऐसी ही चलती रहेगी,
गैल्वेनिक सेल है तो वो गैल्वेनिक सेल में ही रहेगा अभी, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरा केस लिया जिसमें हमने इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को इक्वल कर दिया 1.1 वोल्ट के। अब ये 1.1 वोल्ट के ही इक्वल है हमारी एक्सटर्नल पोटेंशियल भी। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, या फिर कह देंगे रिएक्शन स्टॉप्स। अब रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो गई। क्यों हो गई रिएक्शन स्टॉप, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अब पहले हमारा 1.1 वोल्ट था और जो हम अभी ले रहे हैं वो भी 1.1 वोल्ट है, तो जीरो हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो आ गया। अब जब डिफरेंस ही जीरो आ गया तो करंट फ्लो कैसे हो जाएगी, रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर इस केस में रिएक्शन हो गई स्टॉप। अब थर्ड पॉइंट बचा है, थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है उसको ज्यादा कर दो, जो ई एक्सटर्नल है उसको 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको कर देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, देखो एक्सटर्नल आते ही यहां पर चेंजेस आएंगे। अब यहां पर जो सप्लाई हुई है हमारी बाहर की, जो एक्सटर्नल सोर्स लगा है हमारा, उसकी जो पोटेंशियल है वो एक्स्ट्रा जब हमने लगाई, तो यहां पर गैल्वेनिक सेल विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा दी ना इसको। तो अब हमने जैसे इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दी तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब क्या होगा, कैथोड से एनोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो चीज हमने यहाँ पर की थी, अब ये इधर हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा तो फिर ये तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और आयंस का मूवमेंट फिर ऑपोजिट होना चाहिए। तो बस ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा कॉपर टू जिंक, यानी कैथोड टू एनोड, राइट। तो ये होता है हमारा चेंजेस। गैल्वेनिक सेल को हमने इस तरीके से चेंज किया इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कैसे, पोटेंशियल को बढ़ाकर। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा डेनियल सेल है उसमें रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं। चेंज तो करके देख लिया हमने, हम दोबारा फिर उसी पे आ जाते हैं, अपने डेनियल सेल पे। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यहां से आयंस का फ्लो, यहां पर हमारा एनोड जिंक का था ZnSO4, ठीक है। तो डेनियल सेल क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है दो रिएक्शंस का, तो Zn प्लस Cu2 प्लस जिंक प्लस 2 प्लस Cu कॉपर। तो ये होती है हमारी रिएक्शन, एक डेनियल सेल की कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है। इसके अंदर जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन चलती है वो ये होती है, ये एक्वस और ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हुई कैसे कैसे रिएक्शंस, कैसे आई ये कंप्लीट एक रिएक्शन कंबाइन होके, जब हमारे दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस हुई। दोनों हाफ सेल की रिएक्शन कैसे हुई, हाफ सेल होता है ना ये वाला और ये वाला, दोनों कंटेनर्स को हम हाफ सेल बोलते हैं, फिर उसकी कंबाइन रिएक्शन को हम टोटल उसकी रिएक्शन बोलते हैं कंबाइन करके। तो ये टोटल रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये वाली तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हुई टोटल। अब हम अगर बात करें हाफ सेल रिएक्शंस की, तो हाफ सेल रिएक्शंस में हमारी फर्स्ट एनोड की अगर बात करें, तो एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी जिंक जो है जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगी। ये हुई हमारी एनोड की रिएक्शन। वही कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला पार्ट इधर प्लस ये इधर प्लस, तो ये वाली रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस को कंबाइन करके प्रॉपर हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन आ गई। तो इन वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शंस, और ये पूरी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, जहां पर दोनों चीजें साथ साथ दिखाई गई हैं।
अब मेन बात पे आते हैं कि ये हमने जिंक को एनोड ही क्यों लिया, मतलब जिंक को एनोड पर ही क्यों लिया और कैथोड पर कॉपर ही क्यों लिया। तो ये मेटल्स हमने क्यों चूज की? क्या ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि एनोड को हम कॉपर का बना दें या फिर कैथोड को हम जिंक का बना दें? ऐसा नहीं कर सकते थे हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कॉपर होती है ना, कॉपर, उसपे क्या हो रही है, वो कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इस वाले प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा था और इस वाले प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। और जो कॉपर होती है ना हमारी कॉपर, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर देन होता है जिंक। तो जो कॉपर है उसी पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन अच्छे से होगा, क्योंकि जिंक से ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जब कॉपर का ज्यादा होगा तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, उनको स्ट्रॉन्गली गेन करेगी, जिंक नहीं इतने अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर एज अ कैथोड लेते हैं कॉपर को। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो हमने ये कहा अभी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम कॉपर को लेते हैं एज अ कैथोड एंड जिंक को लेते हैं एज अ एनोड। तो होता क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें कोई इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। मान लो अगर ये जिंक की बात कर रहे हैं हम, जिंक मेटल लगी हुई है और यहाँ पर जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन भी है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें Zn2+ भी है। ठीक है, और जो ये जिंक मेटल है यहाँ पर एनोड पे ये ऑक्सीडेशन कर रही है, तो ऑक्सीडेशन करके ये Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो होता क्या है, Zn+2 आयंस जो होते हैं वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाए, वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाए, इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करती है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बने। ठीक है, तो दोनों की ही रिएक्शन चलती रहती हैं और दोनों की ही अपोजिंग रिएक्शन होती रहती है, एक पॉजिटिव बनाने की ट्राई करता है, एक नेगेटिव। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि उनमें से डिपेंड करता है कि किसकी टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसमें एक डिफरेंस आ जाता है दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों के ही बीच में एक डिफरेंस आ जाता है पोटेंशियल का, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड वर्ड आया है तो उसमें बस ये रीजन है कि कंसेंट्रेशन अगर हम यहां पर ले रहे हैं तो वो 1 मोलर ले रहे हैं, बस ये आएगा। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले रहे हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इसलिए उसको हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया, नहीं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक डिफरेंस आया है पोटेंशियल का, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुई है। ठीक है, क्यों आया है डिफरेंस वो बताया हमने कि एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाने की ट्राई कर रहा है, एक उसको नेगेटिव बनाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब देखो एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, एक एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनके पोटेंशियल में भी डिफरेंस है, इनके जो पोटेंशियल है उनमें भी डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे उसमें डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, जिसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स, और दोनों ही इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं तो एक पे ऑक्सीडेशन और एक पे रिडक्शन। तो यानी ई सेल जो हमारा है वो क्या है? एक ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। अब यहां पर हमने डिफरेंस बताना था, लेकिन डिफरेंस तो नहीं बताया, क्योंकि डिफरेंस किसमें आएगा? सिर्फ रिडक्शंस में डिफरेंस आएगा, दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं आएगा। क्योंकि दोनों के ही अगर हम ई रिडक्शन लें, मतलब इसका अगर हम मान लें ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल हमने ले रखे हैं, तब उसमें डिफरेंस आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्योंकि बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम रिडक्शन के बेसिस पे ही लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही सारे मेटल्स को हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल ही है। एक मेटल जो होती है वो जल्दी रिड्यूस हो सकती है, एक थोड़ी कम होती है, तो वो रिडक्शन के बेसिस पे ही एक जल्दी रिडक्शन कर रही है, एक थोड़ा स्लो रिडक्शन कर रही है। बात यहाँ पर है तो वही कि जो कम रिडक्शन कर रही है मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा कर रही होगी, ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर टर्म सिर्फ रिडक्शन यूज हो रही है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही उस लिस्ट में डिवाइड किया गया है सारी मेटल्स को। तो यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल हम लेते हैं ई सेल, वो भी हम ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, और डिफरेंस आना ही है, क्योंकि नेगेटिव अगर हमारा एनोड है और कैथोड हमारा पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, या फिर दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव ले लो तब भी माइनस ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एनोड कैथोड में चाहे हम माइनस प्लस, तो डिफरेंस तो यहाँ पर आना ही आना है। ठीक है, और ये जो हमारा ई सेल होता है, जो हम ये बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल ई सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो आते हैं ई सेल निकालना होता है, यानी आपको सेल पोटेंशियल निकालना होता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो हाफ सेल रिएक्शंस हो रही हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो उसको करने का जो मेथड होता है उसमें याद रखना होता है कि हमें ई सेल का फॉर्मूला क्या लेना है। जो ई सेल होता है हमारा, वो हमेशा राइट वाली साइड का ई पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, और राइट में कौन होता है हमारा? कैथोड, और लेफ्ट में होता है एनोड। तो मतलब जो हमारे कैथोड पर मेटल होंगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल इधर आएगा राइट साइड में, और इसका इधर आएगा, तो उसके बेसिस पे ही ई सेल हमारा फाइंड आउट करेंगे, उसी से फिर हमारे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगी। तो अगर हम एक बार रिवाइज करें तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने बात करी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? हमारा जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू वहां पर जो वो रिएक्शंस हो रही हैं, ऑपोजिंग रिएक्शंस, उनकी वजह से एक नेगेटिव बनाने की ट्राई कर रहा है, एक पॉजिटिव उस इलेक्ट्रोड को, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है, 1 मोलर अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको बोल देते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दूसरी चीज यहाँ पर हमने पढ़ी फिर सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की बात वहां पर हो रही है,
तो उनके बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है वो सेल पोटेंशियल हो गया, यानी कि ई सेल। अब जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये दो टाइप का होता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ज्यादातर हम ले रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही लिस्टेड हैं सारी मेटल्स। उसी बेसिस पे हमने उनको पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो उसी बेसिस पे होती है, तो इसलिए वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल हम काउंट करते हैं। तो इसका भी हम तो ई सेल अगर हमारा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो मेटल है इजीली रिड्यूस हो जाती है, मेटल इज इजीली रिड्यूस्ड, मेटल इज इजीली रिड्यूस्ड। और अगर ई सेल हमारा नेगेटिव आता है तो मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, या कह लें कि मेटल इज नॉट इजीली रिड्यूस्ड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इजीली रिड्यूस हो गई यानी कि अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई, ऑपोजिट हो जाता है वो, और नेगेटिव है तो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो ई सेल है उसकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। तो यही रीजन था हमारा कि जो कॉपर था हमारा, उसकी जो वैल्यू थी रिडक्शन पोटेंशियल की वो ज्यादा थी जिंक से, इसीलिए हमने उसको एज रिडक्शन की तरफ लिया, यानी कैथोड की तरफ लिया। वही रीजन था डेनियल सेल में उसको लेने का। तो यहां से हमने पढ़ा ई सेल, ये इसके बारे में। अब यहां पर एक टर्म और आती है ई नोड सेल। ई नोड सेल ये क्या होता है? ई सेल और ई नोड सेल है तो एक ही चीज, बस ई नोड सेल क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। ये स्टैंडर्ड कंडीशन के बेसिस पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ई सेल और ई नोड सेल को। ठीक है, तो अगर इनके डिफरेंस की हम बात करें, ई सेल और ई नोड सेल, अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड वैल्यू या वैल्यू नॉट फिक्स्ड। ठीक है, यहां पर ई नोड सेल की वैल्यू जो होती है वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो सारी वैल्यूज दी है वो स्टैंडर्ड दी हुई है, ई नोड सेल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जो होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो उनकी वैल्यूज फिक्स होती है। यहां पर ई सेल की वैल्यू चेंज होती रहती है, वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चेंज होता रहता है टेम्परेचर प्रेशर, वहां पे हमने एक ही टेम्परेचर प्रेशर लिया हुआ है स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया है, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया हुआ है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है। यहां पर ये चीज चेंज हो सकती है, इसलिए वैल्यू में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो जो हम वैल्यूज निकालते हैं अपने सेल पोटेंशियल की, जो अभी हमने देखा था ई सेल निकालने का तरीका, वो हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होता है। जो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला है वो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन का ही सेल पोटेंशियल होता है, तो वो ई नोड सेल की वैल्यू हम इसी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। लेकिन जो ई सेल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होती है नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास होती है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस नर्स्ट इक्वेशन से ही आते हैं। तो ई सेल यहां पर निकलता है कैसे, ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF वो Q, इससे। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज भी होती है कहीं कहीं पर। अगर हम NF की R की वैल्यूज स्टैंडर्ड ले आए, मतलब इसको कंडीशन को टेम्परेचर को फिक्स कर दें 25, तो इसमें क्या आ जाता है 0.0591 अपॉन N log Q। यहां पर हमारा F की वैल्यू कांस्टेंट, R की वैल्यू, T की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर हमारा फिक्स हो जाएगा, F हमारे फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, और N की वैल्यू यहाँ पर
बेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस पर डिपेंड करेगी। तो यहां से हम इस तरीके से निकालेंगे। वैसे हम इस नर्स्ट इक्वेशन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर बस मैंने इसके डिफरेंस में इसका बताया फॉर्मूला कि हम इसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं ई सेल को, और ई नोट सेल को हम उस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो बस क्या है कि ई सेल और ई नोट सेल वैसे तो एक ही चीज है, रिडक्शन पोटेंशियल से हैं, बस डिफरेंस सिर्फ उनकी कैलकुलेशन का है। एक स्टैंडर्ड कंडीशन है और एक हमारी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। लेकिन एक होता है हमारा ईएमएफ और एक ई सेल। तो ईएमएफ और ई सेल भी सेम है क्या, या उनमें भी कोई डिफरेंस है? अब उसको देख लेते हैं। ईएमएफ और ई सेल कह लो या ई नोट सेल कह लो, दोनों चीजें एक ही हैं, बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है कि अलग अलग तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, लेकिन चीज वो एक ही है। तो ये दोनों हम सेम ही मान रहे हैं। यहाँ पर ईएमएफ इससे डिफरेंट है। क्या है वो डिफरेंट? पहला डिफरेंस तो इसमें ये है, पहला डिफरेंस तो ये है कि ये ओपन सर्किट के लिए बात हो रही है, यानी कि जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही है, नो करंट फ्लो। ईएमएफ का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब ओपन सर्किट की बात हो रही होती है, करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। यहां पर ई सेल तभी निकलेगा जब करंट फ्लो हो रही होगी, ये तभी निकलेगा जब करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो यहां पर ये ओपन सर्किट के लिए और वो क्लोज सर्किट के लिए, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, वहां करंट फ्लो हो रही होगी। तो ईएमएफ जो होता है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वोल्टेज को, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम वोल्टेज, रिप्रेजेंट मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल। जो सेल की हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करती है ईएमएफ। और जो हमारा ई सेल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ई सेल की, वो हमेशा कम होती है ईएमएफ से, क्योंकि ये एक मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, तो उससे ई सेल की वैल्यू तो कम ही आएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा उससे कम ही रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ रेजिस्टेंस नाम की चीज भी आएगी एक। जहां करंट है वहां रेजिस्टेंस भी है, जहां पर करंट का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वहां पर कुछ रेजिस्टेंस भी तो आएगा ना। तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, वहां पर उस ई सेल की वैल्यू को ईएमएफ से हमेशा कम ही रखता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें ईएमएफ क्या होता है, ये और ई सेल या ई नोट सेल, जो इनके दोनों के फॉर्मूले से निकालने के, उन फॉर्मूला से हमने निकाला था, वो उन दोनों फॉर्मूले से निकलेंगे। अब यहां पर अगर हम इसको इस डायग्राम से देखेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ऐसे ही हमने इसका भी एक सर्किट बना दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ई सेल या ई नोट सेल तो क्या था हमारा, कोई भी वोल्टेज है, कोई दो पॉइंट हैं, उनके बीच की वोल्टेज जो होती है उसको बोल रहे होते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को बोल रहे होते हैं ई सेल। ठीक है, यहां पर वोल्टेज की बात नहीं हो रही होती, यहां पर जो इसकी ये वाली चीज है, मतलब मैक्सिमम जो इसकी वोल्टेज है, उसको हम ईएमएफ बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ मतलब ये वाली चीज जो टोटल उसकी रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम वोल्टेज को, और ई सेल मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की हो रही होती है। ठीक है, वो पूरी इंटायर को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, सिर्फ दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा ईएमएफ और ई सेल या इनोट सेल में डिफरेंस। बाकी ई सेल और इनोट सेल एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन की वजह से डिफरेंस और उनके फॉर्मूले डिफरेंट। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें लगती है सेम है, बट वो सेम नहीं होती, और एक तरीके से देखो तो सेम भी होती है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहती है। तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक्स इसको पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी चीज अधूरी रह ही ना जाए जो हमें समझ में ना आए। तो आई होप समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ और मैं ट्राई करूंगी उसको समझाने के लिए।
तो अभी 3 वीडियोस ऑलरेडी हो गई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे और थोड़ा और हम आगे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।